प्यारे बच्चों, उठो जागो। आइए, आज आपका हिंदी संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। मैं डीएल निर्मल, लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। आज आपका हिंदी कक्षा 12 और गद्य खंड में हम आज आपको पढ़ाएंगे। ये चैप्टर है आपका सेकंड पार्ट है, भाग्य और पुरुषार्थ। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। प्यारे बच्चों, जैसा कि कहा गया है, उठो जागो और अपने लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आइए, आज आपका लक्ष्य के रूप में हम आपको बताते हैं कि ये भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं और ये जैनेन्द्र कुमार जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और इनके साहित्यिक योगदान और इनके साहित्य से संबंधित तो इनकी कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है, इन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो इसके आज प्रथम पाठ में हम आपको इसके भाग 1 में इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और मेरा विश्वास है कि इसके पहले हमने जो वीडियो आपको भेजी है और जो पीडीएफ आपको भेज रहे हैं, निरंतर आप उनको मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे, क्योंकि अभ्यासेन विद्या वर्धते, अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है। और विद्या विहीन पशु, प्यारे बच्चों, विद्या से हीन मनुष्य पशु के समान होता है। इसलिए हम मानव हैं और मनुष्यत्व को प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों हमें विद्या का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए, आज जैनेन्द्र कुमार जी के जीवन परिचय और इनके आप देख रहे होंगे जैसा वीडियो पे कि जैनेन्द्र कुमार जी का ये चित्र भी हमें मिल गया था, हम आपको सीन दिखा रहे हैं। तो जैनेन्द्र कुमार जी के जीवन परिचय के बारे में हमें संक्षेप में प्रकाश डालना है। और ये जीवन परिचय का मतलब होता है इनके जन्म से लेके मृत्यु तक के बारे में संक्षेप में हमें प्रकाश डालना है। और इनका साहित्यिक परिचय अलग देना होता है। जैसे कृतित्व, और कुछ लोग इनके कहते हैं कि डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार जी का साहित्यिक परिचय या व्यक्तित्व, आप साहित्यिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो फिर अगले प्रश्न पे हम करेंगे। आज अभी आपको नंबर 1 प्रश्न आपका जिसे हमने दिया, प्रेम जीवन परिचय इनका। तो ये आप देख रहे हैं जैनेन्द्र कुमार जी को, और जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म देखिए, जन्म कब हुआ, एक संक्षेप छोटे से ये आयत में आपको प्रदर्शित किया गया है। जन्म क्या है इनका, स्थान क्या है और घर का नाम इनका क्या था, प्रारंभिक शिक्षा इनको कहाँ से मिली और इनका स्वर्गवास अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई है। तो इस पर आप देखेंगे। आइए प्रकाश डालते हैं। प्रेमचंद्रोत्तर युग के ये श्रेष्ठ कथाकार, जब भी हम किसी व्यक्ति महापुरुष का नाम लेते हैं या जैसे कि आपसे कोई पूछ भी लेता है प्यारे बच्चों कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो बड़े गर्व से आप कहते हैं कि श्री, अपने नाम के पिताजी के नाम लेने से पहले आप श्री लगाते हैं। इसी प्रकार चूँकि ये एक महान साहित्यकार हैं, तो इनका भी हम डायरेक्ट नाम ना लेकर के सबसे पहले व्यक्ति की इनकी विशेषता कुछ बताते हैं और वो इनके विशेषण के रूप में लगाते हैं कि प्रेमचंद्रोत्तर युग, ये प्रेमचंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म अलीगढ़ के, ध्यान से सुन रहे होंगे, अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक कस्बे में सन 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इसके पहले आपने नंबर 1 पाठ जब पढ़ा भारतीय उनका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का राष्ट्र का स्वरूप, आपने पढ़ा डॉक्टर वासुदेव श्रवण अग्रवाल जी का। तो आज आपको बता दे रहे हैं नंबर 2 में भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं ये जैनेन्द्र कुमार जी। तो प्रेमचंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार। अब आपको पूछा जाए कि आप इनके नाम के पहले आप इनको कथाकार, श्रेष्ठ कथाकार, और ये किस युग के थे, तो आपको सिद्ध हो गया कि प्रेमचंद्रोत्तर युग के ये कवि थे। तो प्रेमचंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक कस्बे में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। बाल्यावस्था अर्थात बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी माता
जी और मामा जी ने इनका पालन पोषण किया और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में हुई थी। अगर आपसे पूछा भी जाए कि जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, उस गांव का नाम या कस्बे का नाम बताएंगे, तो आप बताएंगे कि अलीगढ़, इनका जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक कस्बे में सन 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो इनका पालन पोषण जो है इनके मामा जी और माता जी ने इनका पालन पोषण किया और इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में हुई। सन 1919 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। किस सन में? सन 1919 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा अर्थात हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। किंतु सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा का क्रम टूट गया, अर्थात इनकी पढ़ाई में अवरोध आया। और सन 1921 ईस्वी में क्यों आया? सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस समय अर्थात 1921 ईस्वी में 1921 से 1923 ईस्वी तक अर्थात 21, 22, 23 लगभग 3 साल तक इसी बीच में इन्होंने अपनी माता के साथ व्यापार का काम शुरू किया और उन्हें सफलता भी मिली, अर्थात व्यापार में इन्हें सफलता प्राप्त हुई। और सन 1923 ईस्वी में ये नागपुर पहुंच गए और ये राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में काम करने लगी। अर्थात ये सबसे पहले देखिए हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने 1919 में पास की और इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में इन्होंने प्रवेश ले लिया। लेकिन 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू होने के कारण ये इनकी पढ़ाई में अवरोध आया और ये सन 1921 से लेकर के 1923 तक अर्थात 3 साल तक इन्होंने माता जी के साथ रह करके अपना व्यापार संभाला और व्यापार में इन्हें सफलता भी मिली। इस तरीके से अगला आगे आप देखेंगे कि सन 1923 ईस्वी में ये नागपुर पहुंच गए और राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी समय इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जहां ये 3 माह तक जेल के अंदर रहे और इनमें स्व अध्याय की प्रवृत्ति छात्र जीवन से ही थी। इस तरह से इन्होंने जेल में स्वाध्याय के साथ ही इन्होंने साहित्य सृजन का कार्य भी प्रारंभ किया और इनकी पहली कहानी थी खेल। सबसे पहली कहानी जेल में ही रह करके इन्होंने लिखी, उसका नाम क्या था? खेल। अब 1928 ईस्वी में विशाल भारत में जो ये कहानी 1928 ईस्वी में विशाल भारत में ये कहानी इनकी प्रकाशित हुई। इसके बाद आप देख रहे हैं इसके बाद ये निरंतर साहित्य सृजन में लगे रहे, प्रवृत्त रहे और 24 दिसंबर सन 1988 ईस्वी को इनका देहावसान अर्थात स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार ये इनका प्रारंभिक जीवन परिचय रहा। आपको मोटा मोटा संक्षेप में याद रहेगा कि प्रेमचंद दत्त युग के एक श्रेष्ठ कथाकार रहे और अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक कस्बे में सन 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। बाल्यावस्था में ही इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो इनका पालन पोषण इनके मामा जी और माता जी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एक जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम से हुई और सन 1919 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में इन्होंने प्रवेश ले लिया। किंतु 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका जो प्रारंभिक शिक्षा का क्रम था वो टूट गया और सन 1921 से लेकर के सन 1923 ईस्वी के बीच में अपनी माता जी के साथ मिल करके इन्होंने व्यापार किया और व्यापार में इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हुई। सन 1923 ईस्वी में ये पुनः नागपुर पहुंच गए और राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में काम करने लगी। उसी समय इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और ये 3 महीने तक जेल में बंद रहे।
लेकिन इन्होंने इनमें एक स्वाध्याय की जो लगन थी, प्रवृत्ति थी, वो बचपन से ही रही और जेल में स्वाध्याय के साथ ही इन्होंने साहित्य सृजन का भी काम प्रारंभ किया। और इनकी पहली कहानी सबसे जेल के अंदर जो लिखी उसका नाम है खेल। ये 1928 ईस्वी में एक विशाल भारत समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद ये निरंतर साहित्य सृजन में लगे रहे और 24 दिसंबर सन 1988 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। और ये संक्षेप में आपने इनका जीवन परिचय जाना। अब आप देख रहे हैं कि जैनेन्द्र जी की जो कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं को इन्होंने अपना साहित्यिक योगदान दिया, समृद्धशाली बनाया हिंदी की गद्य विधाओं को। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो आगे हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। आइए, ये प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत आपको बताया जाएगा जैनेन्द्र जी के साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो इस पर ये 5 नंबर का प्रश्न आता है। देखिए, किसी भी लेखक का जीवन परिचय आएगा तो भी 5 नंबर का, साहित्यिक परिचय आएगा, रचनाएं आएंगी तो भी 5 नंबर का, और इनकी जो भाषा शैली है वो भी 5 नंबर की आती है। तो एक ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आप ये देख रहे होंगे, जैनेन्द्र कुमार जी के साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिएगा। तो इस पे हम प्रकाश डालेंगे। जैनेन्द्र जी मूलतः एक कथा शिल्पी के रूप में साहित्य के क्षेत्र में आए, अर्थात इन्होंने सबसे ज़्यादा जो रचनाएं की हैं वो कौन सी विधा है, वो है कथा, अर्थात ये कथा लिखने में मर्मज्ञ रहे। इसके बाद आप देखिए, अपनी विशिष्ट प्रतिभा से शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को विविध विधाओं में स्थापित कर लिया। और आपका साहित्यिक परिचय अब इस प्रकार है, आप देख रहे हैं। ये कथाकार के रूप में ये थे, और कथाकार के रूप में सबसे पहले इन्होंने खेल नामक कहानी और परख उपन्यास के साथ जैनेन्द्र जी ने हिंदी कथा जगत में प्रवेश किया है। आपकी जो प्रसिद्धि भी एक कहानीकार के रूप में हुई है। आपने अपने कथा पात्रों के चरित्रों को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर विकसित किया है और कहानी के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान बनाया, और आपके लगभग 17 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसके बाद ये निबंधकार के रूप में भी थे, और निबंधकार के रूप में जैनेन्द्र जी विचारक और विश्लेषक थे। तो इनके जो निबंध है विचारात्मक हैं और विश्लेषणात्मक हैं, अतः इनके निबंध भी विचार प्रधान हैं। आपके निबंधों के विषय विविध रहे हैं, जैसे धर्म का क्षेत्र है, दर्शन क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है, साहित्यिक आदि क्षेत्रों पर आपके निबंध विचारों की मौलिकता और शैली की विशिष्टता लिए हैं। विषय के प्रस्तुतिकरण का ढंग आपका अपना ही रहा है, अतः आपको एक अभिनव शैलीकार की कहा जा सकता है। और दूसरा, इस हिंदी साहित्य जगत में जो इनका स्थान है वो आप बताते हैं कि जैनेन्द्र जी ने हिंदी को भाषा और शैली के क्षेत्र में मौलिक अनुदान दिया है। आपने अपनी कहानियों, उपन्यासों और निबंधों के माध्यम से अनेक वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को वाणी दी है। हिंदी जगत में आपका अति विशिष्ट स्थान रहा है और आपकी मौलिक व्यक्ति के लिए आप सदैव स्मरणीय रहेंगे, अर्थात हमेशा याद किए जाएंगे। ये जैनेन्द्र जी का साहित्यिक परिचय रहा है। और इसके साथ आपको रचनाएं भी देखनी है। तो रचनाएं कौन कौन सी आप नीचे देख रहे हैं कि इन्होंने निबंध भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा, कहानियाँ भी लिखी, संस्मरण लिखे और अनुवाद भी लिखे हैं। तो प्रमुख रूप से इनके कौन कौन से निबंध हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। ये आपका इनका जो मौलिक निबंध है, नंबर 1 पे प्रस्तुत प्रश्न, नंबर 1 निबंध प्रस्तुत प्रश्न है। जड़ की बात है, पूर्वोदय है, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन और सोच विचार। अगला है काम और प्रेम और परिवार। ये इनके प्रमुख निबंध रहे हैं। पुनः फिर से ध्यान देंगे सभी बच्चे। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय,
मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये इनके प्रमुख निबंध रहे हैं। इसके बाद अब देखेंगे उपन्यास। तो उपन्यास में नंबर 1 उपन्यास इनका है परख, फिर दूसरा सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। तो इसके बाद कहानियों पर प्रकाश डालें। कहानियाँ इन्होंने जो लिखी है, फांसी, इन्होंने देखिए जेल के अंदर जो कहानी लिखी वो थी खेल, और इसके बाद कहानी इनकी फांसी, जयसंधि, वातायन और नीलम देश की राजकन्या, बहुत अच्छी कहानी है। एक रात, दो चिड़िया और पाजेब। इन्हीं संग्रहों के बाद जैनेंद्र जी की समस्त कहानियां 10 भागों में प्रकाशित की गई हैं। अब आप देख रहे होंगे इनके संस्मरण। तो संस्मरण इन्होंने लिखा ये और वे, ये इनका संस्मरण है। और कुछ अनुवाद के क्षेत्र में भी इन्होंने रचनाएं की हैं, जैसे मदालिनी एक नाटक है, उसका इन्होंने अनुवाद किया है संस्कृत से हिंदी में। और पाप और प्रकाश, ये भी नाटक है। और इसके बाद प्रेम में भगवान कहानी संग्रह है। और इस प्रकार से इनकी ये रचनाएं रही। कुछ इनको संपादन का भी कार्य इन्होंने किया है, तो आइए उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो अब देख रहे होंगे प्रश्न नंबर 3 में अब हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा कि जैनेंद्र कुमार जी की भाषा तथा इनकी गद्य शैली की विशेषताएं बताइए। तो जैनेंद्र कुमार जी की जो भाषा है और शैलियां हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे और जानेंगे। तो जैनेंद्र कुमार जी ने परंपरागत भाषा के प्रयोग के साथ साथ स्वयं विकसित भाषा रूप का भी प्रयोग किया है, और अनेक विधाओं और अनेक विषयों पर लेखन के कारण उनकी शैली भी अनेक रूप लेती रही है। आपकी भाषागत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो आप ये जान रहे होंगे किसी भी हर लेखक की भाषा और उनके जो शैली है वो अलग अलग होती है। आप निराश मत हो, मन लगा करके अध्ययन करें, बहुत कठिन नहीं है। और बिल्कुल आप हंसते मुस्कुराते हुए अध्ययन करें, निराश मत हो। मुरझाए हुए चेहरे अच्छे नहीं लगते हैं, और खिले खिले से चेहरे ही हंसते मुस्कुराते हुए अध्ययन करेंगे। आइए देखिए इनकी भाषाएं कौन कौन सी हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। पहली, इनकी व्यवहारिक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। दूसरा, इन्होंने तत्सम शब्द प्रधान भाषा का भी प्रयोग किया है। तो व्यवहारिक भाषा कहाँ पर प्रयोग की? जैनेंद्र जी की ये भाषा शब्द चयन की दृष्टि से बड़ी ही उदार है। ये आम बोलचाल की भाषा से भी कंधा मिला करके चलती रही है, अर्थात बोलचाल की भाषा में इन्होंने व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। इसमें हर भाषा के शब्दों को निसंकोच इन्होंने प्रयोग किया है, अर्थात स्थान दिया है। वो चाहे हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, और इसके बाद बंगला हो, मराठी हो, गुजराती, जो भी इनको आई, जो भी शब्द मिला और अच्छा बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त था, उसका इन्होंने प्रयोग किया। जैसे भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में नहीं लाना है, अर्थात उदय में, अर्थात देखिए बड़े खींच करके एक नया शब्द इन्होंने दिया कि भाषा को ने भाग्य को कहीं से खींच करके उदय में नहीं लाना है, ना अपने साथ ही ज़्यादा खींचतांच करनी है। अब ये खींचतांच और ये खींच करके, ये आप समझ रहे होंगे किस तरीके से बहुत सी सरल और इन्होंने जो व्यवहार में आने वाली आम बोलचाल की भाषा थी उसका प्रयोग किया है। सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। अब देखिए इसके बाद तत्सम शब्द प्रधान शब्दों का भाषा का भी प्रयोग किया इन्होंने। भाषा का यह रूप जैनेंद्र जी के निबंधों में मनोविश्लेषणात्मक रचनाओं तथा दार्शनिक एवं चिंतन प्रधान लेखन में प्रयुक्त हुआ है। इस भाषा रूप में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। जैसे आपको कहा गया, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें। अब जैसे आप देख रहे होंगे कर्म, कृपया, और इसके बाद ये शब्द आया अवज्ञा, ये तत्सम शब्द प्रधान है। इनको उनके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचाने। अब ये अकर्म आ गया, तो ये क्या है, आपको तत्सम शब्द कहलाते हैं। और अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तृत्व का क्षय है। अब ये कर्तृत्व और क्षय आप ये देख रहे हैं,
ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपने निबंधों में व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया, तत्सम शब्द प्रधान भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। आइए अब अगला देखते हैं हम। इसमें देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर देख रहे होंगे, नवीन शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। हाँ, कुछ नवीन प्रयोग भी इन्होंने किए हैं और नवीन प्रयोग में जैनेन्द्र जी ने भाषा के कुछ नए प्रयोग भी किए हैं। शब्दों को लाक्षणिकता की नई भावभंगिमा प्रदान की गई है। जैसे इन्होंने लिखा, वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। अब वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे, देखिए नया इन्होंने नवीन शब्दों का प्रयोग किया नए तरीके से। दूसरा, इन्होंने वाक्य विन्यास में उलझाव, एक हेडिंग डाल करके आप इनके पॉइंट जरूर याद रखेंगे। नवीन शब्दों का देखिए व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया, शब्दों में तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने निबंधों में किया है। इसके बाद वाक्य विन्यास में उलझाव है और मुहावरों का उदारता से इन्होंने प्रयोग किया है। ये इनकी भाषा रही। अब देखेंगे वाक्य विन्यास क्या कहलाता है, इसमें आप संक्षेप में जाने। जैनेन्द्र जी की भाषा कहीं कहीं व्याकरण के अनुशासन का पालन नहीं करती है और कहते हैं कि वह सोचते हुए लिखते हैं, अतः वाक्य रचना में उलझाव आ गया है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, अकर्म की प्रेरणा, कामना करने की प्रेरणा रहने से उनके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, न बंधन रह जाता है। ये ऐसे उदाहरण से देखिए वाक्य विन्यास का में काफी उलझाव है। अब देखिए पांचवा आपको पॉइंट दिया गया, मुहावरों का उदारता से प्रयोग किया है। इन्होंने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। जैसे जैनेन्द्र जी मुहावरों को उनके सर्वाधिक प्रभावपरक रूप में प्रयुक्त करने में कुशल थे। देखिए उनके द्वारा अर्थात जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा प्रयुक्त कुछ मुहावरे हैं, जैसे खींचतांच करना, मुंह मोड़ लेना, हाथ पैर पटकना, सिर आंखों लेना आदि, ये इनके प्रमुख आप देख रहे होंगे छोटे छोटे मुहावरे हैं। इससे सिद्ध हो गया कि मुहावरेदार भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। आइए अब इनकी शैली पर भी हम प्रकाश डालते हैं। शैली में देख रहे होंगे, शैली या रीति, शैली में पहले विचारात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद सरल एवं स्पष्ट शैली का प्रयोग किया है। मनोविश्लेषणात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम विचारात्मक शैली पर। तो जैनेन्द्र जी के निबंधों की शैली अधिकांशतः विचार और चिंतन प्रधान है। सोइए नहीं सभी बच्चे, जागते रहिए। और देख रहे होंगे विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। विचारों को प्रस्तुत करने के अनेक ढंग जैनेन्द्र जी ने विकसित किए हैं। विषय को सीधे ही प्रस्तावित कर देना, उसे अन्य संदर्भों के माध्यम से प्रस्तावित करना या विचार के मुख्य केंद्र बिंदु की व्याख्या द्वारा कथ्य को आगे बढ़ाना और उनकी विचार पद्धति की भंगिमाएं हैं। विचारों के प्रवाह में कहीं कहीं भाषा अव्यवस्थित भी हो गई है। जैसे असल में उदय का उसका क्या होना, असल में देखिएगा वाक्य देखिए किस तरह से उलझ गया। असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। ये जब भी आप कोई भी जैसे शैली लिखते हैं कि इनकी विचारात्मक शैली है, व्यंग्यात्मक शैली है, स्पष्ट सपाट शैली है, मनोविश्लेषणात्मक शैली है, तो उनके उदाहरण भी हमें देने पड़ते हैं। तो दूसरा आप देख रहे होंगे, पहली विचारात्मक शैली के बाद इन्होंने ये सरल तथा स्पष्ट शैली का, सपाट शैली का, सरल तथा सपाट शैली का प्रयोग किया है। बात को सीधे साधे ढंग से प्रस्तुत करना भी जैनेन्द्र जी की गद्य शैली की एक प्रमुख या गद्य शैली का एक स्वरूप है। और यह शैली विशेषतया वर्णनात्मक प्रसंगों तथा कहानियों में अपनाई गई है। इसकी भाषा बहुत ही सरल, शब्दावली मिश्रित और वाक्य विन्यास सीधे साधे हैं। जैसे दुनिया में उदाहरण दिया गया, दुनिया में हम देखते तो हैं, लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं,
दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं और कोशिश में तो कमी नहीं है पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती है। ये इस प्रकार से इन्होंने स्पष्ट और सरल सपाट शैली का प्रयोग किया है। इसके बाद देख रहे हैं मनोविश्लेषणात्मक शैली है। अपनी कहानियों और उपन्यासों की पात्रों के चरित्र और व्यवहार को परिभाषित करने में आपने विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया है और व्यक्ति की उपचेतना से ही उसके व्यवहार का नियंत्रण होता है। बहुत सुंदर वाक्य देखिए, व्यक्ति की उपचेतना से ही उसके व्यवहार का नियंत्रण होता है। इस मनोवैज्ञानिक सत्य को सामने रखकर ही जैनेन्द्र जी ने अपनी पात्र जगत की सृष्टि की है। आइए कुछ इनकी शैलियां और भी हैं। व्यंग व्यंग परक शैली और सूक्तिमय शैली है। इसमें हम प्रकाश डालेंगे व्यंगात्मक, इनकी व्यंग परक शैली कैसी है उस पर आप ध्यान दे रहे हैं। जैनेन्द्र जी व्यंग शैली में कुशल हैं। और व्यंग क्या कहलाता है आप समझ लीजिए, व्यंग एक तरीके से शिष्ट गाली कहलाती है। शिष्ट एक अशिष्ट जैसे अपशब्द आप बोलते हैं, लेकिन ये शिष्ट शब्दों में आप उनकी आलोचनात्मक ढंग से और व्यंग करते हैं। तो ये व्यंग परक शैली का प्रयोग जैनेन्द्र जी की कहानी में और इनके निबंधों में मिलता है। बात को व्यंग द्वारा पैनी और वेधक बनाकर वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। इस शैली की भाषा का शब्द चयन सटीक होता है। जैसे उन्होंने लिखा, वह कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा रखने वाले अंग्रेजीदा। अब क्या शब्द लिखा है इन्होंने, बहुत सुंदर, देखिए आप स्पष्ट करेंगे, अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे। अर्थात अंग्रेजी पढ़ने वाले बहुत बड़े अपने आप को लगाने वाले पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, बहुत सुंदर अंग्रेजीदा शब्द का प्रयोग किया है और व्यंगात्मक शैली है इनकी। इसके बाद आप देख रहे हैं सूक्तिमय शैली। सूक्तिमय शैली का मतलब छोटे छोटे जो कहावतें हैं, ये सूक्तियों का भी उन्होंने अपने निबंधों में स्थान दिया, कहानियों में स्थान दिया। कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए जैनेन्द्र जी, अब देखिए जब भी आप अपने वक्तव्य को देते हैं, कहीं मंच पे जाते हैं, अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, तो सूक्तिपरक वाक्यों का प्रयोग और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग आप प्रयोग करते हैं तो निश्चय ही उसका प्रभाव पड़ता है। किसी की कहावतें आप उसमें जोड़ देते हैं। अब जैसे इन्होंने दिया सूक्तिमय शैली का प्रयोग किया है, तो सूक्तिमय शैली का प्रयोग कैसे किया? दुख भगवान का वरदान है। बिल्कुल सत्य, बहुत अच्छी बात कही कि दुख भगवान का वरदान है। ईश्वर को आप तभी याद करते हैं ना जब आप सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो कितनी अच्छी बात है कि दुख में ही आप ईश्वर को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा वाक्य लिखा, अकर्म का आशय और कर्म का अभाव नहीं, कर्तृत्व का क्षय है। देखिए, अकर्म का आशय, कर्म का अभाव नहीं है, बल्कि कर्तृत्व का क्षय है, नुकसान है। पुरुष अहम से वियुक्त होता है। बहुत अच्छे सुंदर सुंदर छोटे छोटे ये सूक्तिमय वाक्य हैं। तभी भाग्य से संयुक्त होता है। पुरुष जब अहम से वियुक्त माने जुड़ता अलग होता है, तभी भाग्य से संयुक्त होता है। बहुत अच्छा वाक्य है, सुंदर वाक्यों में इनकी सूक्तिपरक वाक्यों की व्याख्या भी आगे दी गई है और बताएंगे। तो इन शैलियों के अतिरिक्त जैनेन्द्र जी ने कुछ नाटकीय शैली तथा संलाप शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार आप देख रहे हैं ये पाठ आपका पूरा हुआ और पाठ पर आधारित तो 3 प्रश्न छोटे छोटे बनाए गए हैं। जैसे कि आपको हमने बताया जैनेन्द्र जी का जीवन परिचय, जैनेन्द्र जी का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं, जैनेन्द्र जी की भाषा शैली क्या है, ये 3 प्रश्न आपको बनाए गए और तीनों प्रश्न आपको परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का आपको अवश्य पूछा जाएगा और आपको उत्तर भी इसी तरह से देना है। कितना लिखना है ये भी आपको दिया गया है, साहित्यिक हिंदी के अंदर पूछे जाते हैं। साथ ही प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे ये यूट्यूब चैनल पे भी हमारे ये लेक्चर, हमारे ये वीडियो और पीडीएफ बना करके आपको दिए जा रहे हैं, बराबर आपको प्राप्त हो रहे हैं, हम इस पे भेज रहे हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब करें और आप देख रहे हैं अधिक से अधिक इसमें जुड़ने का प्रयास करें।
ये आप एक आरोग्य सेतु ऐप आप देख रहे हैं। इस आरोग्य सेतु ऐप के लिए लगातार हमारी भारत सरकार और वर्तमान समय में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए क्या उपाय करना है और क्या वास्तव में कितनी दूरी पर हैं, आप संक्रमित होने पे आप कितने करीब आ गए हैं, इस बात की जानकारी के लिए ये आरोग्य सेतु ऐप का अवश्य आप प्रयोग करें, इसको डाउनलोड करें। साथ ही ये हमारा व्हाट्सएप जो